दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट एपिसोड्स के अंदर हमने देखा था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोजल देखे थे। इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्टीम फ्लोइंग थ्रू द नोजल। जो भी करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के सिवा कुछ नहीं करवाऊंगा। ये सभी चीज पावर प्लांट के लिए भी लागू पड़ती है और डीएमई के लिए भी लागू पड़ती है, ठीक है। तो जो भी वीडियो है सारा एमपी है। तो चलो देखना स्टार्ट करो। तो अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ स्टीम फ्लोइंग थ्रू द नोजल। तो एक्चुअली मैं जो बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जिट वेलोसिटी, है ना। So I want to find the exit velocity of steam flowing through the nozzle. That is the exact topic. तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सी नोजल है, मैंने आपको बता दिया था। ये थ्रोट वाला पार्ट है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ये कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है, पिछला टाइप्स ऑफ नोजल वाले मैंने बताया हुआ था। सो यहाँ पे एक स्टीम इन हो रही है और स्टीम आउट हो रही है, ठीक है। सो ये जब नोजल में से ये बाहर निकलेगी स्टीम, जो एग्जिट करेगी, तो वो कौन सी वेलोसिटी से करेगी वो मुझे फाइंड करना है। ये हमारे वीडियो का पर्पस है। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि जो स्टीम यहां से एंटर हो रही है और जब वो बाहर निकलेगी नोजल में से, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। सो दैट इज आवर गोल। ओके, क्लियर। सो दिस इज ये जो इनलेट है उसको मैं 1-1 नाम दे देता हूं। ये आउटलेट है उसको 2-2 नाम दे रहा हूं। यहां से स्टीम इन हो रही है, स्टीम आउट हो रही है। ये कोई रेफरेंस लेवल है, सो आई विल कॉल इट रेफरेंस लेवल। वहां से ये सेंटर लाइन से इसकी हाइट है Z1 और इसकी हाइट है Z2, तो Z1 इक्वल टू Z2 होने वाला है। अब मैं यहां पे ये इक्वेशन लगाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे चौंके, सर ये आए कहां से? आप पढ़ते नहीं हो ना बच्चे। ये कौन सी सिस्टम है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कंसेप्ट। ये कौन सी सिस्टम है? ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम यहां पे मास भी ट्रांसफर हो रहा है। मास इन, मास मींस व्हाट? मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम। स्टीम का जो भी मास फ्लो रेट होगा, सो जो इस मास से स्टीम आएगी, तो मास फ्लो इन, मास फ्लो आउट, है ना। तो मास फ्लो रेट इन, मास फ्लो रेट आउट, मास ट्रांसफर भी हो रहा है, यस और नो। और एनर्जी इन, एनर्जी आउट। उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? थर्मल एनर्जी होगी ना। सो वो कुछ एनर्जी से भी आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे जो आएगा तब प्रेशर एनर्जी होगी, हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? आउटलेट पे, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो मास ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं ओपन सिस्टम। और जब भी ओपन सिस्टम हो, आपको उसका अगर एनालिसिस करना है, so that time for open system only you have to use SFFE equation। बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा, अभी भी कुछ सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको नहीं पता चलेगा, तो बता दूंगा। इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लूइड फ्लो एनर्जी इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स। गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स आपने कोई पढ़ा होगा, किसके लिए होता है? फॉर ओपन सिस्टम। सो मैं उसको जाने देता हूं। उसमें कुछ इक्वेशन इस तरीके से आता था, इनलेट और आउटलेट में एनर्जी एट इनलेट इक्वल टू एनर्जी एट आउटलेट। तो ये होता था H1 एंथैल्पी, C1 दैट इज इनलेट वेलोसिटी, Z1 आपको क्या है पता है फ्रॉम रेफरेंस से हाइट, ये हीट इक्वल टू 0.2 पे एंथैल्पी, 0.2 पे वेलोसिटी, 0.2 पे Z2 यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस W, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या यहां पे कुछ मैं नोजल में, ध्यान से सुनना, जिसका मैं एनालिसिस कर रहा हूं वो डिवाइस ओनली। सो आई एम डूइंग एनालिसिस ऑफ नोजल ओनली। तो क्या मैं नोजल में कोई हिट दे रहा हूं? नहीं दे रहा हूं ना। नोजल में कोई, हाँ, नोजल में जो आ रही है वो स्टीम आ रही है, पर वो कहां से आई होगी? हिट लेके बॉयलर में से लेके आई होगी ना। नोजल में तो मैं कोई हिट नहीं दे रहा हूं, यस। सो इन दिस डिवाइस I am not giving any kind of heat in the nozzle। नोजल में मैं कोई हीट नहीं दे रहा हूं। नोजल सिर्फ प्रेशर एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन कर रही है। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो देयरफॉर Q इज 0। सेकेंड, क्या नोजल पे हमें कोई वर्क मिल रहा है? नो, नोजल सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा है। यहां क्या नोजल पे क्या मैंने शाफ्ट रखी हुई है? नहीं रखी है। टरबाइन में वर्क मिलता है, क्यों? क्योंकि टरबाइन में जब रोटेशन होता है, स्टीम जब टरबाइन के रोटर से जब स्ट्राइक होती है, तो टरबाइन की जो शाफ्ट होती है वहां पे हमें मैकेनिकल वर्क मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या कोई शाफ्ट वाला पार्ट है? यहाँ पे क्या कोई आउटपुट वर्क मिलता है? नहीं सर, यहाँ पे कोई वर्क नहीं मिलता। ये सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जन करने वाला डिवाइस है, यहाँ पे कोई वर्क नहीं मिलता है। तो W का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। दूसरी चीज, Z1 इक्वल टू क्या है? Z2। दोनों की हाइट भी सेम है। तो देखो, ध्यान से देखना, Z1 इक्वल टू Z2 यानी ZZ1 में कैंसिल कर देता हूं, ZZ2। Q और W 0, तो वो भी हट जाएंगे यहां से। तो फिर क्या बचेगा?
H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। अब C1 क्या है, इनलेट वेलोसिटी है, C2 क्या है, एग्जिट वेलोसिटी है। तो नोजल में मैं किसके ऊपर कंसर्न होता हूं, नोजल मेरा काम क्या करती है, प्रेशर एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो मुझे यही जानना है कि कितना वेलोसिटी दिया आउटपुट में मेरे को। सो आई वांटेड टू नो द एग्जिट वेलोसिटी। तो एग्जिट वेलोसिटी C2 है, सो मेक द C2 एज अ सब्जेक्ट। इसका सिंपलीफाई नहीं करूंगा, आप कर लेना। तो इस तरीके से आएगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन, दिस इज द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ स्टीम थ्रू नोजल। तो ये इतना आ गया। अब हमें पता है कि जब C1 यानी इनलेट वेलोसिटी और जो हमें आउटलेट पे वेलोसिटी मिलेगी, तो वो आउटलेट पे वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू C1। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब यहां पे स्टीम जब आएगी इनलेट पे, तो उसके पास प्रेशर एनर्जी ज्यादा होती है ना, इसके पास प्रेशर एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जब ये बाहर निकलेगी तो नोजल क्या करेगा, एक एनर्जी को बढ़ा देगा और दूसरी एनर्जी को कम कर देगा। तो प्रेशर एनर्जी को कम कर देगा तो कुछ दूसरा बढ़ेगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। सो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कम होती है, यहां पे सबसे ज्यादा। नोजल का काम तो वही है ना, हाई वेलोसिटी से तुमको स्टीम मिलेगी आउटपुट पे, एग्जिट पे तुम्हें हाई वेलोसिटी मिलेगी। तो ये यहां पे भी होता है, इसका मतलब यहां ऐसा नहीं होता कि यहां पे वेलोसिटी नहीं होती, यहां पे होती है। पर ये जो एग्जिट वेलोसिटी मिलेगी ना, वो इतनी तुमको हाई मिलेगी, दैट इज कंपेयर टू V1, ये बहुत ज्यादा होगी इससे कंपेयर में बहुत। तभी तो इसको हम नोजल का काम वही तो होता है कि वेलोसिटी बढ़ा देना आउटलेट पे, ठीक है। तो यहां पे होगी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, बट वो वेलोसिटी कंपेयर टू आउटलेट वाली वेलोसिटी कौन सी है, C2, और इनलेट वाली वेलोसिटी कैसी है, C1। तो C1 यू कैन नेग्लिजिबल, यार इट्स नेग्लिजिबल, यू कैन नेग्लेक्ट इट। सो C2 इज ग्रेटर देन C1, सो यू कैन अवॉइड दिस टर्म। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं पे उसने C1 की वैल्यू मेंशन करी है इनलेट वेलोसिटी की, तो फिर हम इस एग्जिट वेलोसिटी में उसको हम शामिल करेंगे। पर उसने कुछ दिया नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर इनलेट वेलोसिटी की कुछ वैल्यू, तो हम डायरेक्ट एग्जिट वेलोसिटी के लिए हम डायरेक्ट यही इक्वेशन यूज करेंगे। C1 हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2√2 H1 माइनस H2। सो आई एम नेग्लेक्टिंग दी C1। अब दूसरी चीज, अब डायरेक्ट हमें वैल्यू चाहिए मीटर पर सेकेंड में, ये होगा किलो जूल पर केजी। तो ये किलो जूल में होगा तो उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पर टाइम होगा। हाँ, ये सारी वैल्यू, ये सारी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम थी। H डिवाइडेड बाय टाइम, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, Q डिवाइडेड बाय टाइम, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये सारे डिवाइडेड बाय टर्म है। अब तुम सोचोगे सर ये किलो जूल पर केजी है तो मीटर पर सेकेंड में कैसा? बच्चे, ये जो एंथैल्पी है ना, वो भी विथ डिवाइडेड बाय टाइम है। तो इसको ऐसा समझो, एंथैल्पी का रेट है, एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो एंथैल्पी डिवाइडेड बाय टाइम है। अब ये किलो जूल है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना। तो 2 × 10⁻³ H2 माइनस H1, ठीक है। तो अब ये 2 × 10⁻³ को रूट से बाहर निकालूंगा, वो आ जाएगा 44.72, और अंदर बचेगा H1 माइनस H2। तो इतना मीटर पर सेकेंड तुमको मिलेगा। समझ में आ गया? अब सेकेंड का लॉजिक कैसे आया? तो ये जो एंथैल्पी है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, सो किलो जूल पर केजी पर सेकेंड, है ना। तो क्योंकि ये सारी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, इसलिए। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एग्जिट वेलोसिटी। तो न्यूमेरिकल में हम यही इक्वेशन का यूज करेंगे एग्जिट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। चलो, इसके अलावा भी न्यूमेरिकल में हमें कुछ और चीजें भी काम आएगी, तो उसको साथ में बता ही देता हूं। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे। मास फ्लो रेट क्या होता है? ρAV। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने सब लोग पढ़ा हुआ है कि सर मास फ्लो रेट होता है ρAV। ओके, अच्छा, वेरी गुड। अब ये डेंसिटी है, वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपने और एक टर्म पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, स्पेसिफिक वॉल्यूम। मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को इस करके बताऊंगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? तो सर स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम अपॉन मास। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम? देख लो, सिंप्लीफाई करके देख लेना, वही सेम चीज मिलेगी। वॉल्यूम क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम अपॉन मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम अपॉन मास रखो, मास चला जाएगा ऊपर तो सेम डेंसिटी मिल जाएगी। सो देयरफॉर डेंसिटी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो ये ρAV है, तो रो की जगह पे क्या लिख दूं? 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो दिस कैन बी रिटन, सो दिस विल बी। तो इस इक्वेशंस का मैं न्यूमेरिकल में बहुत यूज करूंगा, मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, एरिया इनटू वेलोसिटी। पर यहां पे हम नोजल में हम वेलोसिटी को डिनोट करते हैं C से, सो आई विल यूटिलाइज C वर्ड ओवर हियर। तो इसका मैं इस्तेमाल का हमें फर्स्ट
सेक्शन पे करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मास फ्लो रेट इंटू V1 A1 C1। अब तो बच्चे बोलेंगे सर आपने M1 क्यों लिखा? अरे बच्चे यहाँ पे मास फ्लो रेट है ना, नोजल में कांस्टेंट रहता है, जो 1 पे होता है वही 2 पे होता है, मास फ्लो रेट सेम रहेगा, इसलिए मास फ्लो रेट में कोई 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। सो देयरफॉर मास फ्लो रेट इंटू V1 A1 C1। अब 2 की जगह पे 2 सेकंड वाले सेक्शन पे लगाओ तो मास फ्लो रेट इंटू V2 यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 A2 C2। समझ में आ गया? सो इसका इस्तेमाल करूंगा मैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ये कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है, कुछ इस तरीके से होगी, आपको पता है। दिस इज P1 इनलेट प्रेशर होता है, ये P2 ये जो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल वाले एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं। तो थ्रोट का जो प्रेशर होता है उसको हम P2 बोलते हैं, थ्रोट प्रेशर। और आउटलेट पे जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे P3। तो हमें पता है कि नोजल में काम क्या है, नोजल का काम है प्रेशर एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन करना। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा, यानी P1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर P2 की होगी और P3 की, यानी जैसे आगे बढ़ते जाओगे प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलती जाएगी। सो ऑलवेज आपको पता चलना चाहिए कि इसमें कौन, जो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वो P1 होगा, उससे कम होगा वो P2 होगा और सबसे लोएस्ट होगा वो P3 होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में काम लगेगी। ठीक है, तो अब हमें और एक चीज यहां पे डिफाइन करनी होगी, वो होता है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है P2 अपॉन P1। P2 आपको पता है क्या है, थ्रोट प्रेशर है, P1 इनलेट प्रेशर है, तो इसको क्रिटिकल प्रेशर रेशियो बोलते हैं। ये होता है 2 अपॉन n+1 होल रेस टू n अपॉन n-1। अब n क्या है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें सिर्फ न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, सो सिर्फ इसलिए मैं यहां पे समझा रहा हूं। सो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो उसको बोलते हैं P2 अपॉन P1। P2 तुम्हारा P2 तुम्हारा थ्रोट प्रेशर है, P1 इनलेट प्रेशर है। अब n क्या है, n की वैल्यू डिपेंड करती है कि तुम यहां पे जो स्टीम डाल रहे हो वो कैसी स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम डाल रहे हो या सैचुरेटेड स्टीम डाल रहे हो, कौन सी डाल रहे हो। तो अगर तुम सैचुरेटेड स्टीम डाल रहे हो तो तुम्हें n की वैल्यू यहां पे कितनी लिखनी है, 1.135। सो अल्टीमेटली ये इक्वेशन हो जाएगा, यहां से आप P2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये हो जाएगा, n की जगह पे लिख दो आप 1.135, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.58 P1। तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए यही याद रखना है। अगर हमें P2 ढूंढना होगा, मुझे याद रखना है क्या, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, आई विल डायरेक्टली अप्लाई दिस इक्वेशन P2 इक्वल टू 0.58 P1। समझ में आया? इसमें सारे में जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। और अगर सुपर हीटेड स्टीम होगी, यहां पे सुपर हीटेड स्टीम होगी, अंदर हम भेज रहे होंगे, तो n की वैल्यू कितने लिखेंगे 1.3। तो यहां पे 1.3 डाल दो, P2 को सब्जेक्ट बनाओ तो P2 की वैल्यू आएगी P2 इक्वल टू 0.54 P1। तो हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं, सुपर हीटेड स्टीम हो गए तो P2 को हम ले लेंगे 0.54 P1। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्टीम ड्राई सैचुरेटेड या सुपर हीटेड है। तो हम एक चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। न्यूमेरिकल के अंदर हमें कुछ कंडीशन देके रखी होगी, P1 इतना है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज देखे होंगी, उसके अंदर हम चार्ट की मदद से हम प्लॉट करके देखेंगे कि जो हमारा पॉइंट आ रहा है इनलेट वाला वो सैचुरेटेड लाइन से आगे है तो सुपर हीटेड पे चला जाएगा, है ना। फिर हमें देखना है कि ड्राई सैचुरेटेड है तो एग्जिट लाइन पे आएगा, और सैचुरेटेड लाइन से कम यानी लिक्विड प्लस वेपर रीजन में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वेट रीजन हो जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज मैंने रेफरेंस में अगर आप पहले से पढ़े हुए तो आपको पता होगा, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं वो क्या होता है। देखो इस तरीके से याद रखो, ये मैंने ऐसा कुछ आपको पढ़ाया था, याद करो। ये होता है क्रिटिकल पॉइंट, इसको बोलते हैं लिक्विड लाइन। सो ये यहां से लेके ये क्रिटिकल पॉइंट तक जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, यानी यहां पे जो भी चीज होगी वो 100% लिक्विड में होगी। फिर यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं वेपर लाइन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, यानी यहां क्रिटिकल पॉइंट से लेके यहां तक जो भी पॉइंट होगा वो 100% वेपर में होगा। तो ये सैचुरेटेड लिक्विड पे 100% लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर पे 100% वेपर। सैचुरेटेड वेपर से आगे जाओ तो वो कौन सा रीजन हो जाता है, सुपर हीटेड। तो उसके ये वेपर लाइन के आगे हो गए सैचुरेटेड वेपर, तो वो कौन सा होगा, सुपर हीटेड। और लिक्विड और वेपर के बीच में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड प्लस वेपर रीजन यानी वेट रीजन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमें शॉर्ट में निपटा दिया, आप जानते हो, सो आई विल डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। ठीक है, तो अगर किसी को इसमें डिटेल में जाना है इस कर्व को समझने के लिए तो यू कैन वॉच माय वेपर कंप्रेशन सिस्टम वाला वीडियो, थियरी ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल, जिसमें मैंने पूरा ये डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी चलेगा। या फिर आपको न्यूमेरिकल में ही बोल देगा कि जो स्टीम एंटर हो रही है वो ड्राई सैचुरेटेड है या सुपर हीटेड है। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन माय फ्रेंड्स। और हमें पता है एग्जिट वेलोसिटी, आपको बता दिया मैंने C2। अब मान लो कि हमें इसको मैं 2 पॉइंट ले, तो ये C2 मुझे इस तरीके से मिलेगा, इसको मैं 3 बोलूं आउटलेट पे, क्योंकि हम जब बोलेंगे
बोलेंगे तो इसको मैं C1 दूंगा न्यूमेरिकल के लिए, थ्रोट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी इसको C2 दे दूंगा, आउटलेट पे बोलूंगा C3। तो ये C3 अगर मैं C3 कैसे फाइंड करें, सेम ही इक्वेशन, ये तो H1 ऐसे ही रहेगा, फिर H2 की जगह पे हमें क्या लिख देना है H3। सो ऑलवेज रिमेंबर मैं न्यूमेरिकल में कुछ इस तरीके से यूज करूंगा, ये C1, इसके लिए C1 बोलूंगा, थ्रोट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी इसको C2 बोल दूंगा। यहां का आप भूल जाओ, दिस इज जस्ट फॉर डेरिवेशन। जब न्यूमेरिकल में करूंगा तो इस तरीके से टर्म हो जाएगी, इनलेट पे C1, थ्रोट पे C2, आउटलेट पे C3। C2 ढूंढना है, यू हैव दिस इक्वेशन। C3 ढूंढना है, यही सेम इक्वेशन, पर H2 की जगह पे क्या लिख देना है H3। H1 ऐसा का ही ऐसा रहेगा जैसा है वैसा, ठीक है। अब यहां पे किसी को सवाल होगा सर एरिया क्या लेंगे, तो हमें इनलेट पे एरिया, इनलेट पे हम डायमीटर D1 ले लेंगे, थ्रोट का हम डायमीटर D2 ले लेंगे, आउटलेट का डायमीटर D3 ले लेंगे, तो एरिया क्या लेंगे 1 का π/4 D1 स्क्वायर, A2 π/4 D2 स्क्वायर, A3 π/4 D3 स्क्वायर। तो इस तरीके से कुछ होगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने दिमाग में बैठा देना, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हैव अ नाइस डे, बाय।